बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का एक अहम तरीन स्टेटमेंट है वो उन्होंने जारी किया है, उनके ट्विटर अकाउंट पे भी वो लगाया गया है। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे आपको पता है कि काफ़ी दिनों से एतराज़ हो रहा है और उनके ट्विटर अकाउंट को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि उसकी एक्सेस पावर ज़्यादा है और ये इमरान खान साहब का एक ऐसा वेपन है जो उनके जेल में होने के बावजूद उनके काम आ रहा है। सोशल मीडिया के वैसे ही सारे पीछे पड़े हुए। पीटीआई ने भी एक बहुत बड़ी तैयारी की है, बाद में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ये गौर से सुनने वाला है, क्योंकि ये स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दिया जब उन्हें एक और मुकदमे में उनके हवाले से फैसला महफूज किया गया है, और मुकदमा है अलकादर यूनिवर्सिटी का, जिसे मशहूर किया गया है 190 मिलियन पाउंड के एक केस के साथ। यानी ऐसा शो किया जाता है जैसे 190 मिलियन पाउंड इमरान खान या बुशरा बीबी अपने घर ले गए और ये पैसा उनके पास है। इस केस की हकीकत आपको मैं बताता हूँ सादा लफ्ज़ों में, लेकिन पहले स्टेटमेंट आप इमरान खान साहब का देखिए। उस मौके पर जब उनका फैसला महफूज है, जिस वक्त लीडर नॉर्मली अपने आप को नरम कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि फैसला महफूज है और हमें ये पता है सबको पाकिस्तान में कि फैसला कहाँ महफूज है और हमें ये पता है कि वो फैसला किस तरीके से आता है। तो इस वक्त तो सारे बेचारे भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इसको मना लो, उसको मना लो, इसकी मिन्नत कर लो, अपने आप को डाउन कर लो, कुछ ना कुछ करके फैसला अपने हक में करवा लो। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद लीडर है जो अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करता। इमरान खान ने कहा था अकेला भी रह जाऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा था कि मैं आपका पीछा करूंगा और जब तक जिंदा हूं आपका मुकाबला करूंगा, चाहे आप सारे इकट्ठे हो जाएं। और फिर हमने वो होते हुए भी देखा। स्टेटमेंट जरा आप सुन लें। उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत से 2 मुतालबात किए थे। नंबर 1, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। ये दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत इन पर एतवार के रोज़ तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले तरसील ज़र के बाइकॉट, यानी जो रिमिटेंसेस बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, उनके बाइकॉट का आगाज़ कर दिया जाएगा। हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबर और फस्तायत का दौर जारी है। लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकॉट का आगाज़ करें। 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जवां मर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखकर तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी है। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर्स के जरिए फायरिंग की गई, जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहाँ गायब हैं। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हदायत देता हूँ कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज़ बुलंद करें। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चलती रहे। जब तक मैं जिंदा हूँ इन अफराद के कत्लेआम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करूँगा और इनको इंसाफ दिलवाए बगैर चैन नहीं लूँगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्ती अवाम पर तशद्दुद के कर्ब से सो नहीं पाया। जिन लोगों ने एक खिड़की, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, उन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसा याया खान ने 25 मार्च 1971 को बंगाली अवाम के साथ किया था। इसके अलावा मुल्क में किसी पार्टी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। मैं जब तक जिंदा हूं 26 नवंबर को भूलने नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और यह तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तारीख मौखर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए।
या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी है और इन पर बात मुमकिन नहीं है। जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को दावत दे दी है। ये इमरान खान साहब ने एक और एक्टिविटी की है, मैं आगे एक और खबर है बताता हूं मैं अभी, और इनके नाम भी दे दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत इनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं देती। हुकूमत बार बार जो इल्ज़ाम लगाती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखें कि ये मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असम्बली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। ये हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने आईटी इंडस्ट्री और दीगर शोबों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल है। मईशत तबाह हाल है और कारोबारी तबका और सरमायादार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे अपनी पार्टी के लोगों को बुलवाया है, ख़ास तौर पे वो लोग जो मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं, और ये बड़ा अहम इमरान खान साहब ने कदम उठाया। देखें, अगर तो हुकूमत मुलाकात की इजाज़त देती है और इन लोगों को अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने देती है, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात के बारे में जो हुकूमती बयानात हैं या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और इमरान खान साहब के साथ बैठकर टेबल पे बात हो। और अगर वो ये मुलाकात रोकते हैं तो इसका सादा सादा मतलब ये है कि वो दोनों मुज़ाकरात नहीं चाहते, सिर्फ मुज़ाकरात को इमरान खान साहब की बदनामी के लिए और इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कहा जाए कि इमरान खान एक जमहूरी आदमी नहीं है, वो बैठकर बात करने में यकीन ही नहीं रखता, लिहाजा वो मुलाकात नहीं करने देंगे। अब ये एक टेस्ट है जो इमरान खान साहब ने इनके सामने रख दिया है। इमरान खान ने तमाम 7 अरकान को अडियाला जेल में तलब किया है। मुज़ाकराती कमेटी में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर हैं, हामिद खान है, एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और हामिद रज़ा खान साहब हैं। अब इन लोगों को इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझे आकर मिले, और फैसल चौधरी ने अडियाला जेल इंतज़ामिया को इसके बारे में दरख्वास्त दे दी है कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात हमें करने दी जाए। और इमरान खान साहब मुज़ाकराती कमेटी और फैमिली मेम्बरान से मुलाकात उनकी मुतवक्के है, और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाती है तो इमरान खान साहब वहाँ पे उनको अगला लायामल देंगे। 2 मुतालबात पूरे करने के लिए एतवार तक का अल्टीमेटम देते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि इसके बाद फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का मैं ऐलान करूँगा। हुकूमत ने अगर इस मामले से निपटना है तो ये मुज़ाकरात करवाएं, मुलाकात करवाएं और वो बाहर किसी सलूशन के साथ आएँ, हुकूमत के साथ बैठकर बात करें तो चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा, और उमर अयूब साहब ने कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है और हमें मुज़ाकरात के लिए किसी के पास नहीं जाना। अगर किसी को मुज़ाकरात करने हैं तो करें, वरना ना करें। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड है, यानी यहाँ से जो सीनियर हैं वो उमर अयूब साहब हैं, और उनका मूड आपको आइडिया हो रहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो फिर ना करें। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपनी कंपेन को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने जो भी मुतालबात रखे जाएंगे वो इमरान खान अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से रखेंगे, और उनको इस बात का आइडिया हो गया है कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके बयानिए को बड़ा नरम करके या बड़े कमज़ोर अंदाज में पेश करते हैं, मादरत ख्वाना अंदाज में पेश करते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने इसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो अब तैयार की है। अगली नादरीन जो खबर है वो है अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस के हवाले से। अब इसमें फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। ये फ़ैसला इमरान खान साहब के खिलाफ सुना दिया जाएगा, ये लगभग सारे लोग ही ये कह रहे हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है। जेल में इमरान खान साहब के जितने भी ट्रायल हुए वो सारे बड़े गलत तरीके से हुए, गलतियों से भरे हुए थे, ब्लंडर्स थे उनके अंदर, और वो सारे केसेस उड़ गए बाद में। ये ट्रायल भी उससे मुख्तलिफ नहीं है, इसको भी उजलत में चलाया गया। रात 8:30 बजे तक, आधी रात तक फैसला महफूज किया गया। अब वो पीर वाले दिन फैसला सुनाया जाएगा। अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला, इसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, जो इल्ज़ाम है उसको आप समझे। इल्ज़ाम लगाने वाले ये कहते हैं जी कि मलिक रियाज ने करप्शन की, पैसा ले गया बरतानिया में मलिक रियाज ने। अच्छा, अब अगली बात ये नहीं बताते कि मलिक रियाज ने उसके बेटे ने नवाज शरीफ के बेटे से फ्लैट खरीदा 18 अरब रुपए में। ये नहीं बताएंगे आपको कि 1 हाइड पार्क का सौदा हुआ था, कितने अरब में हुआ था, ये आपको नहीं बताएंगे, ये आपसे छुपाएंगे, इसको पीछे रखेंगे क्योंकि नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। बाद में वो पैसा वहां पे एनसीए
जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उन्होंने वो पैसा जो है वो होल्ड कर दिया। अब वो दो ऑफर्स थी पाकिस्तान के पास, या तो ये पैसा मलिक रियाद, पाकिस्तान कोई केस ना करता और मलिक रियाद को कहता कि ये पैसा लेकर पाकिस्तान वापस आ जाओ और लाकर सरकारी खजाने में जमा करवा दो, एक तरीका ये था। दूसरा ये था कि पाकिस्तान ये करता कि बरतानिया को कहता पैसा अपने पास होल्ड रखे, हम केस करने लगे, ये आदमी करप्शन से पैसा लेकर गया है यहां से, और वो साबित करने में 4, 5, 6 साल लग जाने थे, ये पैसा वापस पता नहीं आना था या नहीं आना था। तो इसमें कैबिनेट ने यह फैसला किया, इमरान खान अकेले नहीं थे, आप अकेले को फंसा ही नहीं सकते, पूरी काबीना को आपको उठाना पड़ेगा। इसमें आप असद उमर काबीना का हिस्सा थे, बहुत सारे इस वक्त वो लोग जो आज हुकूमत के साथ बैठे हुए वो काबीना का हिस्सा थे, वो सारे भी फंसते। वो लोग जो आजकल एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की आंखों के तारे हैं या उन्होंने उस तरफ डील कर दिए, वो लोग भी काबीना का हिस्सा थे, उनको भी उठाओ फिर सारों को। तो कैबिनेट का ये डिसीजन था कि जनाब ठीक है, ये जो पैसा है अगर ये वापस आ जाता है बगैर केस किए तो इसको सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए, क्योंकि मलिक रियाज के जिम्मे बहुत सारे वाजबात भी थे। तो ये पैसा जनाब पाकिस्तान कैबिनेट के फैसले के बाद मंगवा लिया गया। ये पैसा पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आने के बाद ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन्वेस्ट भी किया, इसके ऊपर और पैसा भी कमाया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई मामला नहीं उठाया जा रहा, उनसे भी नहीं पूछा जा रहा कि आपने ये पैसा क्यों लिया। सिर्फ इमरान खान अकेले को फिक्स किया जा रहा है एक केस में, जो कानूनी तौर पे मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इल्जाम ये लगाया जाता है कि इमरान खान साहब ने इसके बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज से फंड लिया। इमरान खान ने आज तक बड़े बड़े इदारे बनाए हैं, मलिक रियाज फंड ना भी करे तो वो बना सकता है। आज इमरान खान अनाउंस करें अलकादर यूनिवर्सिटी जैसी 5 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में, तो 1 साल के अंदर वो बन जाएंगी, चाहे इमरान खान साहब जेल में ही हो, पूरी दुनिया उनको फंडिंग दे देगी। तो मलिक रियाज ने अगर फंडिंग दी है तो वो एक नेक काम के लिए दी है, और बेशुमार और लोग भी फंडिंग देते हैं। अब वो जो पैसा आ रहा है वो कहां से कमा रहे हैं फंडिंग देने के लिए, इसका हिसाब तो किसी कानून में देना नहीं पड़ता। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शौकत खानम को फंडिंग करते हैं, नोबेल यूनिवर्सिटी को फंडिंग करते हैं, दीगर इदारों को, जमात इस्लामी को फंडिंग करते हैं, बहुत सारे इदारे ईदी को फंडिंग करते हैं, आलमी सतह पर और इदारे उनको भी फंडिंग की जाती है। तो ये जो है इमरान खान साहब ने एक खैराती यूनिवर्सिटी बनाई। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं और उन्होंने ये बताया कि 2021 में नैब ने इसके ऊपर एक बाकायदा इंक्वायरी की थी, और इंक्वायरी करके एक मीटिंग में तमाम लोग बैठे थे सीनियर, और उन्होंने इस केस को बंद कर दिया था कि ये केस बनता ही नहीं है। जो नैब का अगला ऑफिसर आया चेयरमैन, उसको कहा गया, उसने कहा ये बनता ही नहीं है। फिर अपना बंदा लाया गया और उसके जरिए से, जो अभी चेयरमैन है उसके जरिए से इमरान खान के खिलाफ ये केस बनाया गया है। नैब के अंदर ये उसूल है कि एक इंक्वायरी बंद हो जाए तो दोबारा नहीं खुलती, लेकिन इसको दोबारा खोला गया है इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए। एक चीज और भी है इसमें, और ये हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि नैब में तब तक आप किसी पे केस ही नहीं कर सकते जब तक कि आप पर्सनल फाइनेंशियल गेन साबित नहीं कर देते। यानी आपको कम से कम ये एलिगेशन लगाना पड़ेगा कि इस आदमी ने ये फायदा या मफाद हासिल किया। वो जो पैसा बाहर से आया 171 मिलियन पाउंड, वो कभी इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, कभी किसी ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं गया, कभी इमरान खान साहब के किसी रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं गया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, सरकार के खजाने में गया। इमरान खान का उससे कोई लेना देना नहीं था, तो इमरान खान उसके लिए बेनिफिशियरी कैसे हुआ? अब वो जो ट्रस्ट बना हुआ है दूसरा, जिसके अंदर एक यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी इमरान खान से कोई लिंक नहीं है। उसका 1% भी बेनिफिट या माली फायदा ना इमरान खान को है, ना उनके खानदान को है, ना किसी जानने वाले को है। उसका फायदा हो रहा है जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। तो एक खैराती इदारा बनाने के लिए क्या कोई आदमी करप्शन करेगा? मेरी सोच से ये बात बाहर है, लेकिन इमरान खान साहब को इसमें सजा होनी है, ये इमरान खान साहब को भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नादरीन एक नया काम शुरू किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ना, वो इस वक्त मेन टारगेट है, उसको पॉइंट ब्लैंक पे रखा हुआ कि इसको फिनिश कर दो। और उसके लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं, बाहर से भी आवाज़ें उठती हैं। हर जानिब से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब की जो वाहिद ताकत है सोशल मीडिया, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान साहब को उनका असर ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सोशल मीडिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो डट के खड़े हैं और उनको सपोर्ट मिलती है सोशल मीडिया पे, और वो अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, लेकिन बाहर कर नहीं सकते आप। इन वेबसाइट्स को आप बंद नहीं कर सकते, एप्लीकेशंस को आप छीन नहीं सकते लोगों से। तो अब हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में अपने सोशल मीडिया को मजीद मुतहर्रिक करने का फैसला किया, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जितना बड़ा आज है,
उसका 10% भी पाकिस्तान का कोई मुकाबला करने वाला सोशल मीडिया नहीं है। इवन एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत खर्चा किया, कुछ नहीं कर सकी। पॉलिटिकल पार्टियों ने पैसे खर्च के बाहर से एक्सपर्ट बुला के सब करके देख लिया, पीटीआई के सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कई गुना तगड़ा होने जा रहा है। उन्होंने इसके ऊपर एक प्लानिंग शुरू की है और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करते या नहीं कर पाते, अब उनको तरबियत दी जाएगी और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को मजीद मजबूत किया जाएगा। टारगेट उन्होंने कुछ खबरों के मुताबिक बताया कि 50 लाख का टारगेट है कि इतने मजीद लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिवेट किया जाए और इसे एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनाया जाएगा। और पीटीआई कोई तरीकाकार बना रही है कि पेड वीपीएन जो हैं वो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को और एक्टिविस्ट को फ्राहम किए जाएंगे और ये वो सारे लोग होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो उसको आगे लेकर चलेंगे। यानी अब इंकरेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को ज्यादा एक्टिव करें। अमरीकी पाबंदियों के हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है। जरा रद्द-ए-अमल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं और फिर एक चीज मैंने आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बतानी। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतहस्सिबाना करार दिया है और दफ्तर खारजा ने कहा कि निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। यानी वो कह रहे हैं कि हम एक बैलेंस क्रिएट रखना चाहते हैं, ताकत का एक तवाज़ुन रखना चाहते हैं इंडिया, पाकिस्तान का और बाकी सबका। अगर आप हमारी ऐसी कंपनियों को यूं करके बैन करेंगे तो फिर वो इस्तेहकाम जो है वो नहीं रहेगा, वो तवाज़ुन ताकत का बिगड़ेगा। और माजी में भी बगैर सबूत के महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरे मेयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को धचका लगता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। अब ये जनाब पाकिस्तान का एक रद्द-ए-अमल है जो मैंने आपको बताया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगी हैं उस पर कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस बात की हमायत करती है कि पाकिस्तान को जो बाहर से पैसा मिलता है या बाहर से जो फ़ायदा मिलता है या जो इमदाद मिलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्यों कहती है कि वो इमदाद अगर बंद हो तो ये खुश क्यों होते हैं, तो इन्हें गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। मैं आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक स्टेटमेंट बताता हूं जो उन्होंने दिया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था और वो इस बात के ऊपर उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए जोर दिया था और ये मुतालबा किया था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती है उसको पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के साथ और जमहूरियत के साथ, जमहूरियत की बहाली के साथ मुंसलिक कर दे। यानी दुनिया अगर पाकिस्तान को इमदाद देना चाहती है तो दे, लेकिन एक शर्त आयद कर दे कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी और इंसानी हकूक होंगे। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप अपनी इमदाद बंद कर दें। बेनज़ीर ने कहा था कि ज़्यादातर फौजी मुहिब वतन है और ये जो अफसरान है ये मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। अगर आप ये इमदाद रोकते हैं तो वो अपने इदारे और मुल्क के मफाद में इमदाद के हुसूल के लिए जमहूरियत को फ़रोग देंगे पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप आमरीत के दौरान भी आमराना जो चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे आजकल आप चीज़ें देख रहे हैं, इसके दौरान भी अगर आप इमदाद देते रहेंगे पाकिस्तान को तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बहुत पहले नुक्ता उठाया था, तो तब ये जमहूरी नुक्ता था। आजकल पीपल्स पार्टी वाले गले फाड़ देते हैं कि पीटीआई जो है वो गद्दार हो गई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये स्टेटमेंट इस बात का गवाह है कि उन्होंने भी कहा था कि दुनिया अपनी इमदाद को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरी आज़ादियाँ हैं तो आप इमदाद दें। अगर पाकिस्तान में जमहूरी हुकूक और इंसानी हुकूक मौजूद नहीं है तो फिर आप अपनी इमदाद ना दें ताकि जमहूरियत बहाल हो और इंसानी हकूक पाकिस्तान में बेहतर हो। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था। अब नाज़रीन, एक कैंपेन सोशल मीडिया पे लगातार और मीडिया के ज़रिए भी और मुख्तलिफ लोग चला रहे हैं शौकत खानम अस्पताल के ख़िलाफ़। और ये मरीम नवाज़ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, ना सिर्फ मरीम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, उनके बहुत सारे साथियों की। उन्हें यह लगता था शुरू में कि इमरान खान जो भी है वो शौकत खानम अस्पताल की वजह से उनका इतना बड़ा नाम बना है, तो ऐसा नहीं है। वो एक बहुत बड़ा लीडर है, उसका एक अपना विजन भी है और उसने साबित किया कि उसकी रेजिलियंस भी है। वो मार खा सकता है, मुकाबला कर सकता है, मुश्किलात का सामना कर सकता है, उसने ये साबित किया वक्त के साथ। लेकिन शौकत खानम पे हमले करना अभी तक इन्होंने बंद नहीं किया, क्योंकि शौकत खानम इमरान खान साहब का एक ऐसा पहलू है जिसके साथ उनकी दिली वाबस्तगी है। तो ये इमरान खान को तकलीफ देने के लिए शौकत खानम अस्पताल को तकलीफ देते हैं। तो अभी दोबारा से कंपेन चलाई जा रही है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस कंपेन का जवाब फंडिंग के साथ कीजिए। शौकत खानम को मैक्सिमम डोनेशंस दीजिए, जितनी आप डोनेशंस दे सकते हैं। कराची में शौकत खानम का जो नया यूनिट है उसके लिए बहुत सारे फंड्स पाकिस्तान में दरकार है,
पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो फंड्स देने चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जाके चेक कर सकते हैं कैसे ये फंडिंग करनी है। 0007 के ऊपर आप मैसेज करते हैं तो फौरी तौर पर डोनेशन हो जाती है पाकिस्तान के अंदर से। तो इमरान खान साहब की जो कैद है उसका नुकसान गरीब मरीजों को नहीं होना चाहिए, कैंसर के पेशेंट्स को नहीं होना चाहिए। शौकत खानों को आप अपनी डोनेशंस देते रहें। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।